अच्छा, अब देखिए मिसाल आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है। एक वेक्टर आपको मिसाल ये देता है, एक पॉइंट आपको, चलिए मैं फिगर में कर देता हूँ, ये हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपने ले लिया 4 3, ठीक है। एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, इधर ले लिया, या यहाँ पे कर लें, इधर ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, या थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठहरे, आप यहाँ ले लेते हैं, मिसाल ये हो गया 5 6, ये Q पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास P है 4 3, एक पॉइंट हो गया Q, वो हो गया 5 6, ठीक है। तो जब इसके साथ आप ये वेक्टर बना देते हैं, ये इसको U बना देते हैं, तो OP वेक्टर जो है ये बन गया 4 3, ठीक है। इसको इससे बना देते हैं, ये बन गया हमारे पास OQ वेक्टर, तो ये बन गया हमारे पास 5 6, ठीक है। अब सवाल बताते हैं कि हम इन दो वेक्टरों को जमा कैसे करेंगे, इन दो वेक्टरों को हम जमा कैसे डिफाइन करते हैं, इसको जमा कैसे करेंगे। तो जब आप OP और OQ को यानी OP, ठीक है जी, इस OP और OQ को जमा करते हैं, ठीक है ना, इन दोनों के सम से, यानी इन दो वेक्टरों के सम से जमा करने से क्या आंसर आएगा, हम इसको देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम जमा, यानी अगर आपको दो वेक्टर दी गई है, आपको कहते हैं कि इस दो वेक्टरों को आप जमा करो, ठीक है। तो जमा यानी अगर आपसे कहते हैं कि इन दो वेक्टरों को जमा करो, मैं आपको थोड़ा इस साइड पे कर देता हूँ, मिसाल है, फिर आप उसमें इसका आपको ज्योमेट्री भी समझा दूंगा, ठीक है। मिसाल आपके पास एक वेक्टर ये है, देखें, ये एक वेक्टर है 4 3, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमारे पास है 5 6, आप इसको जमा करते हैं, आपने 4 3 और 5 6 को जमा किया। जब इसको जमा करते हैं तो जमा करने से ये होगा, इसका तरीकाकार जमा करने का ये है, इसका वेक्टरों का, कि आप हमेशा पहले जुज में पहले जुज को ऐड करेंगे, पहले जुज के अंदर पहले जुज को ऐड करेंगे। तो जब पहले जुज में पहले जुज को ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 जमा 5, और दूसरे में दूसरे को, ये बन गया 3 + 6, ये बन गया, तो ये बन जाता है हमारे पास 9, इत्तेफाक से 9, ये 9 और 9, इत्तेफाक से 9 9 आ गया, ये आ गया। जरूरी नहीं कि दोनों एक जैसे आए, बहुत भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, तो उन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो पहले जुज में पहला जुज, दूसरे जुज में दूसरा जुज। तो इसको हम जनरलाइज करना चाहें तो आप यूँ कह सकते हैं कि मिसाल है, आप पास कोई एक वेक्टर है, वो हमारे पास है, मिसाल है x1 y1, ये है। दूसरा वेक्टर है, वो हमारे पास है x2 y2, ये है। जैसे मिसाल आपने इसको कह दिया, इसको आपने कह दिया x1 y1, इसको कह दिया आपने x2 y2, ठीक है। तो जब इसको जमा करेंगे तो इसका जमा करने का असूल ये हो जाएगा कि ये बन जाएगा x1 + x2, और ये बन जाएगा y1 + y2, ये होगा हमारे पास एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले जुज में पहला जुज जमा होगा, दूसरे जुज में दूसरा जुज जमा होगा। और ये जो मैंने लिखाया, ये हो गया हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी वेक्टर को आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर kxy को kx_ky भी कर सकते हैं, और kx_ky लिखा हुआ तो आप k को कॉमन के तौर पे बाहर भी निकाल सकते हैं, वो एक बराबर हो जाता है। ये मैंने इसलिए आपको बताया। देखें, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ पे आता हूँ, ये आपको इससे मैं ज़्यादा 2 डायमेंशन पे करा रहा हूँ। 2 डायमेंशन से फिर 3 डायमेंशन, उसको 3 डायमेंशन की जो स्टडी होती है वो फिर 2 डायमेंशन की एक्सटेंशन है, यानी उसको आगे वसी कर देते हैं, उसकी एक्सटेंशन है। अच्छा देखें, मिसाल है, हमारे पास एक वेक्टर है, मैं इसको लेता हूँ। देखें, मैंने यहाँ पे लिखा OP, मिसाल है OP 4 6,
वेक्टर है। 4 वेक्टर नहीं है, 4 नंबर है। 4 जो है वो एक रियल नंबर है, यानी ये 4 सब जो एक तरह का ये है देखा जाए तो। ये तो दोनों मिलकर जब इसको आप यूं ब्रैकेट में बंद करते हैं तो फिर वो वेक्टर बनता है। खुद बजाते खुद 4 जो है, 4 जो है कोई नंबर है, रियल नंबर है। 6 जो है ये भी रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये ओपी वेक्टर है, इसको मैं एक और स्टाइल पे लिख रहा हूँ। देखिए अगर मैं इसको यूं लिखूँ, देखिए इसको अगर मैं यूं लिखूँ 4 1 0 प्लस 6 0 1, मैं इसे यूं लिख रहा हूँ। मिसाल मैंने यूं लिखा, यानी ये जो हमारे पास OP 4 6 वेक्टर था इसको मैंने कर दिया 4 1 0 प्लस 6 0 1, मैंने ये किया। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। आप इसको कैलकुलेट करें, आप इसको कैलकुलेट करें। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये दोनों के साथ लग जाएगी। जब इसको आप खोलते हैं तो ये बेसिकली बन जाएगी हमारे पास, देखें 4 0, और ये बन जाएगा हमारे पास 0 6। हो रहा कि नहीं हो रहा? अब इनको अपने जमा करना है। जो जमा का क्या असूल बताया है, पहले जुज में पहला जुज, दूसरे जुज में दूसरा जुज। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये बन जाएगी हमारे पास, देखें 4 प्लस 0 0 प्लस 6, ये बन गया। आप मुझे बताएं कि ये हल होकर 4 6 बनता कि नहीं बनता? देखिए वही बन। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तमाम थ्योरी को स्टडी करने के बाद और ये तमाम थ्योरी बनाने के बाद, यानी एक वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखने के बाद, 2 वेक्टरों को जमा करने का तरीका सीखने के बाद, उसको ये असूल देने के बाद, हम जब एक वेक्टर ले लें 2 डायमेंशन में, मैं 3 पे भी आता हूँ, ले लें तो हम इस वेक्टर को यूँ लिख सकते हैं। इसलिए कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यूँ लिख सकते हैं तो इसकी फिर एक और शक्ल बनती है। वो शक्ल क्या बनती है? वो शक्ल बन जाती है हमारे पास, वो बन जाती है। मुझे ये बताएं कि अभी 2 डायमेंशनल स्पेस में हमने जो यूनिट वेक्टर था आई, ये जो यूनिट वेक्टर, इसको हमने आई नहीं कहा था 2 डायमेंशन में, आई इज इक्वल टू 1 0, और जे हमने कहा था 0 1 को। तो इसका मतलब है कि ये चीज बन गई हमारे पास 4i प्लस 6j, ये बन। तो ये हमारे पास एक और रिप्रेजेंटेशन आ गई उसी वेक्टर 4 6 की। इसका मतलब है कि हम किसी भी वेक्टर 4 6 है तो इसको आपकी मर्जी, अगर आप पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं, और अगर आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखना चाहें तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास 4i प्लस 6j। जनरलाइज कर लें, जनरलाइज किया तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है OP और वो हमारे पास है XY, ये यूँ है, आप यूँ लिखें। अगर आप चाहते कि नहीं इसको मैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखना चाहती हूँ, यूनिट वेक्टर आपकी जो है वो R² में वो है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, दिस विल बी लाइक XI प्लस YJ, ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको वेक्टर इस शक्ल में दिया हुआ है या इस शक्ल में दिया हुआ है, शक्लें मुख्तलिफ हैं। अब अगर आपको इस शक्ल में दिया हुआ है, आपको मैंने समझा दिया है कि OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस वन, ये बन जाएगा x² प्लस y² अंडर द रूट, ये बन जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड वही होगा। ये तो वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, ये तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपको कोई वेक्टर इस शक्ल में लिख के दे दिया जाए कि जी हमारे पास ये एक वेक्टर है OP, उसकी कीमत है 3i प्लस 4j, ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ, या आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ गई तो कैसे निकालेंगे? OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? इसका मतलब है कि जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है तो हम इस यूनिट वेक्टर को हम भूल जाएंगे। इसके पीछे भी थ्योरी अलग है, लेकिन मैं फिलहाल आपको मेन में चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कि ये जो आई के साथ जो 3 लगा हुआ है इसका आप मुरब्बा कर लें, और जे के साथ जो है इसका भी मुरब्बा कर लें, अंडर रूट कर लें, तो जो इसका जवाब आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड निकालने में आपके साथ आई और जे के साथ जो नंबर लिखे होते हैं उन दोनों नंबरों का मुरब्बा करके जमा करके अंडर रूट डालेंगे। आई जे बीच में से उसको आप ख़त्म समझें। क्यों ख़त्म समझें वो फिर बाद में हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे, ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, लेकिन बहरहाल क्योंकि आप इस लेवल पर पढ़ रहे हैं तो हमें ये डिस्कस तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो भी मैं कर दूँगा, ठीक है।
आगे जब चलेंगे हम कर देंगे। फिलहाल आपको मैं बेसिक कुछ रूल बताता हूँ ताकि आगे हम अपने अपने प्रॉब्लम्स को कर सकें। अच्छा, इसी तरह से अगर आप मिसाल के तौर पर आप चले जाते हैं 3 डायमेंशन में, और 3 डायमेंशन में एक वेक्टर आप चूज़ करते हैं, आप चूज़ करते हैं कि एक ये ओपी वेक्टर है, ये पॉइंट पी लेते हैं, पे पॉइंट पी हो गया, हमारे पास मिसाल है 2 3 5, ये एक पॉइंट लिया, आपने इसको ओरिजिन से मिला दिया, ये बन गया ओपी वेक्टर लाइक दिस। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी 2 3 5, ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 1 0 0 प्लस 3, ये कर दिया 0 1 0 प्लस 5, ये कर दिया 0 0 1। अब इसको हल करें, दोबारा ये बन जाएगा। मगर आर क्यूब के अंदर जो मैंने आपको भी थोड़ी बार बताया, तो ये हमारे पास है आई, तो ये बन गया 2i प्लस 3j प्लस 5 की, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि आप अगर कोई वेक्टर ओपी है, ये ओपी वेक्टर लिखा हुआ है ये, तो आपकी मर्जी है, आप इसको बेशक 2 3 5 में लिखें, इसको यू में लिखें, और आप चाहते हैं कि भाई नहीं, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिखना चाहती हूँ, ज़रूरत पड़ गई है आपको, यानी मैं इन टर्म्स ऑफ आई जे के लिखना चाहती हूँ, लिखें, वो ये बन जाएगा। आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें ओपी का, तो क्या हो जाएगा, इसका मुरब्बा, आई को भूल जाएं, प्लस 3 का मुरब्बा प्लस 5 का मुरब्बा अंडर द रूट, जो इसका आंसर आ गया। तो ये इस तरह से हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के अंदर वेक्टर को रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं, उनकी एडिशन भी यूँ करते हैं, उसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूँ करते हैं, और मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर्स, ये तमाम आइडिया आप देखें, अगर आप अपने नोट्स को देखें तो आपके पास पेज नंबर ये 6 के ऊपर, ठीक है, पेज नंबर 6 पे आया हुआ है सारा कुछ। ठीक है, आई जे के वगैरह ये सारा उसका जिक्र हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे 2 बातें और हैं, एक दो वो भी मेरा ख्याल मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है कि जी 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते रहते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, बीएससी में बहुत ज़्यादा है कि अगर 2 वेक्टर हैं तो उसके डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें कोस थीटा आ जाता है। ठीक है, और अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें साइन थीटा वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और उसकी अलजेब्रिक फॉर्म भी आपको पता होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ, या इसमें लिखी हुई है तो मैं आपको खाली रेफर कर देता हूँ। ठीक है, वो आपको मैं यहाँ पर मैं कुछ डिस्टेंस में और मैग्नीट्यूड कोई फ़र्क भी नहीं है। जो 2 ये देखा, जब आप कहते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि इसके इस दुम और सर के बीच में जो फासला है, जो फासला बनता है, जो डिस्टेंस, उसको निकाल लो। तो फिर हम वो माइनस करते हैं जी, माइनस तो करते हैं, लेकिन माइनस तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा ना कि यहाँ पे आप जो चीज़ कर रही हैं, यहाँ पे जो कर रही हैं, इधर से माइनस किसको, वो तो माइनस तब करते हैं ना, देखें मैं उसके साथ ये देखें, माइनस तो वहाँ करते हैं, यहाँ पे माइनस पे इसलिए असर नहीं पड़ा कि हम यहाँ पे सारी बात कर रहे हैं उस वेक्टर की जो ओरिजिन से चल रहे हैं। देखिए मिसाल ये है, अब ये लेंगे, मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट ये है, ये P है, एक पॉइंट ये Q है, ये है P हमारे पास फर्क क्या हो गया 4 5, Q हो गया 9 10, 9 9 12, चलो ये कर लिया, ये 4 5 है, वो 9 12 है ना। अब ये भी, अब यहाँ पर ये भी एक वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर ये भी एक वेक्टर है, लेकिन जब आप इसको इससे मिला देते हैं, ये इससे मिला देते हैं, ये इसको इससे, ये भी एक वेक्टर है कि नहीं। आप इसको इससे मिला दें तो वो वेक्टर इधर आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये भी एक वेक्टर है। वो आपसे कहता है कि भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, वो आपसे कहता है ये जो पी क्यू वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बताओ। अब जो पी क्यू वेक्टर, अब जो हमने जहां तक जो स्टडी की, हमने जो स्टडी ये की है कि भाई हमारे पास कोई भी वेक्टर जो होगा वो होगा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अगर जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा तो सवाल पे कहते हैं इसका ऑर्डर्ड पेयर कौन सा होगा। यहाँ पर ये 4 5 है, यहाँ पर 9 12 है, तो ये जो पी क्यू वेक्टर बनता है ये पी क्यू वेक्टर बन जाता है, ये पी क्यू, ये वेक्टर, ये कैसा होगा। तो उस केस में हम ये करते हैं कि हम हमेशा उसके टिप में से टेल को माइनस करते हैं। पहले टिप में से टेल को माइनस करके हम इस वेक्टर पी क्यू को निकालते हैं। यानी अब ये करते हैं 9 - 4 और यहाँ कर दिया 12 - 5, ये आपको इसमें बंद कर दिया। ये देखिए,
तो ये पी क्यू वेक्टर आपका आ गया, पी क्यू वेक्टर जो है ये आ गया 9 में ये 5 और 12 में से 5 गया 7। अब देखें ये पी क्यू वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ये बन गई आपकी। यहां पर इसलिए माइनस नहीं कर रहे थे हम लोग असल में कि आप यहां पर इस वेक्टर की बात कर रही हैं, ये इसकी देखें, ये मिसाल है कि ये पॉइंट है, ये हमारे पास है 46, ये पॉइंट 46 है। तो आप यहां से ये वेक्टर मालूम, तो उसमें यह कि माइनस करेंगे तो ये तो 0 0 है, तो ये हो जाएगा 4 - 0, 4 - 0, 6 - 0, ये तो वही 4 6 आ जाएगा। यानी मकसद ये है कि अगर उस वेक्टर का दुम टेल अगर ओरिजिन पे है तो फिर वहां पर माइनस करने का हमें इसको जरूरत नहीं पड़ती जी। आप नहीं मैग्नीट्यूड हर एक का मालूम कर सकती हैं, मगर उसमें आपको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती। माइनस तब करेंगे कि आपके पास एक वेक्टर जो है आपको पी दी हुई है, एक क्यू दी हुई है, और आप वेक्टर निकालना चाहती हैं पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो आप यहाँ पर ये मालूम करेंगे कि यार ये पी क्यू का ये वेक्टर है, ठीक है जी। तो इसका ये यहाँ पर पी क्यू को आप पहले पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो पेयर के फॉर्म में लिखने का तरीका फिर ये होता है, जो आप इस देखें इसका, अब देखें ये जो वेक्टर है इसका दुम जो है, इसका दुम आप ओरिजिन पे नहीं है, इसका दुम तो कहीं और है। तो उसका भी तरीका ये होता है कि आप इसको इसमें से माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो वो मिलेगा। तो अब अगर आप इस पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालती हैं तो फिर आपका हो जाएगा पी क्यू का मैग्नीट्यूड, वो बन जाएगा 5² + 7² अंडर द रूट। तो ये बन गया 35 जब 25 और ये बन गया 49, ये बन गया हमारे पास 74। लेकिन अगर उसके दुम ओरिजिन पे हैं तो ओरिजिन के ऊपर फिर हमें माइनस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माइनस करते हैं तो उससे दोबारा चीज़ वही आ जाती है। अब समझ आ गई नहीं आ गई? तो ये जो हम आपने निकाला था कि पी और क्यू का मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप ये भी कह सकती हैं यहाँ पर कि जी पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, 74 है। आप ये भी कह सकते हैं कि पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो 74 अंडर द रूट है, ये भी कह सकते हैं कि नहीं है। तो ये मतलब अब आप समझ पड़ गई नहीं पड़ गई? आगे उसके बाद अगर आप पेज को देखते हैं, ये तमाम जितने भी लोग अगर सुन रहे हैं इस लेक्चर को, तो आप अगर पेज नंबर 7 पे आ जाएं तो उसके अंदर मैंने ये 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट भी बताया हुआ है और 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट भी बताया हुआ है। नहीं, यहाँ डॉट प्रोडक्ट बताया है और क्रॉस प्रोडक्ट मेरा ख्याल है यहाँ, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट बताया हुआ है, ए डॉट बी बताया हुआ है, ए क्रॉस बी बताया हुआ है। लेकिन इसको अगर आपने थोड़ा सा और पढ़ना है उससे, तो अगर आप उसको देख लें, ये जो बीएससी की जो वेक्टर की किताब है, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ी हुई हैं। मगर इसलिए हम कर रहे हैं कि इसके बगैर हमें बाज़ औक़ात ये मैकेनिक्स पढ़ने में या क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने में या जो भी एडवांस मैकेनिक्स या जो भी मैकेनिक्स पढ़ने में हमें इन चीज़ों की बातों को भी ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ जगहों पर ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ जगहों पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कहते हैं कि आपका ये बैकग्राउंड बन जाए, तो ये पेज नंबर 6 और 7 इसको आप खुद स्टडी कर लें और यहाँ देख लें, ठीक है। और फिर ये भी आपको पता है, ठीक है, आप जब पढ़ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये पेज नंबर में 8 पे आ गया हूँ, ठीक है, पेज नंबर 8 पे, ठीक है जी। तो 2 वेक्टर, आप 2 वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? देखिए मिसाल है 2 वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं। ये देखिए हमारे पास ये वेक्टर है, मिसाल है ये वेक्टर ए है, ठीक है, ए, और दूसरा वेक्टर जो है ये हमारे पास ये बी है, ये वेक्टर बी है, मैंने यूँ कर दिया, ठीक है। आप कहते हैं कि इन 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए डॉट बी दिस। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है, और मैंने लिखा है उसके अंदर, ये छोटी क्लासों में है, ये बन जाएगा हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इस दोनों के बीच में जो एंगल है, फर्क थीटा एंगल है, तो उसका कोज वैल्यू, कोज थीटा। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड ए होता है, इसका बी होता है, ये बन गया ए बी कोस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब अगर फर्ज किया कि ये ए और बी दोनों वेक्टरें अगर परपेंडिकुलर हो गई, यानी बी यूँ आ गया, बी ऐसे आ गया, यूँ बजाय इसके यूँ आ गया, और एंगल आपका 90 का हो गया, तो ये बन जाएगा ए बी कोस बन जाएगा 90, मगर कोस 90 0 होता है, कोस 90 0। जब कोस 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये काम रिजल्ट आप जानते ही हैं कि जी अगर 2 वेक्टरें आपस में परपेंडिकुलर हों तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और अगर 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, ठीक है, और वो दोनों के दोनों वेक्टरें जो हैं वो आपस में, वो दोनों वेक्टर 0 नहीं है, उन दोनों में से कोई वेक्टर भी 0 नहीं, यानी नॉन 0 वेक्टर हैं, और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो आप ये समझ लें कि वो दोनों वेक्टरें आपस में परपेंडिकुलर होंगी।
समझ आ गई नहीं आ गई? आम सी बात है। इस पे आप एक ये मैंने वही लिखा, ये देखिए अगर आप पेज नंबर 8 पे आ जाएं तो वो कहता है कि 2 वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हमने डिफाइन किया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों। ठीक है, ये भी बेसिक अनुमान है। ठीक है, तो ये आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें पेज नंबर 8, 9, ये 8 पे 8 तक तो आ जाएं। पेज नंबर 9 के ऊपर हमने एक कानून दिया है और ये कानून बाज़ औक़ात हमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम हल करने में हमारी ज़रूरत पड़ती है हमें। ये हमारे पास हो गया लॉ ऑफ साइंस। ये मुख्तलिफ जब ऐसे प्रॉब्लम जो होते हैं जिनका ताल्लुक किसी ट्रायंगल के साथ होता है तो उसमें हम उसको हल करने के लिए हम लॉ ऑफ साइंस को इस्तेमाल करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन को भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों इस्तेमाल होते हैं। लॉ ऑफ साइन क्या है, वैसे आपको बता रहा हूँ, मैंने फिर कहा कि ये तमाम रिजल्ट आपके एफएससी लेवल के हैं। हाँ, बीएससी भी नहीं कहता मैं, एफएससी लेवल के सवाल हैं। तो समझे थे आपका ये सारा कुछ आपको मैं एक लिहाज से सारी पिछली चीज़ें आपको रिकॉल में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं, प्रूफ इसके अलग हैं, मैं प्रूफ की बात नहीं कर, प्रूफ इसके हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनका काम ये है भाई कि वो उसको प्रूफ करें, ढूंढें, किताबें देखें आगे पीछे। ठीक है, आपको उसके प्रूफ मिलेंगे। तो लॉ ऑफ साइन हमें ये कहता है कि जी हमारे पास फर्ज एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये कोई से एक ट्रायंगल है, ये हो गया ए, इसका ये वर्टेक्स ए है, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है ना, रवाज ये है, मैथमेटिक्स में रवाज पड़ गया है कि अगर ये एंगल ए है ना, इसके सामने वाला जो साइड है इसको हम शो कर देते हैं छोटे ए के साथ। अगर ये बी है तो इसके ये सामने वाला साइड जो है इसको हम करते हैं छोटे बी के साथ, और ये अगर ये सी है तो इसके सामने वाला इसको हम कर देते हैं छोटे सी के साथ। तो यानी ए से मुराद है कि इस साइड की लंबाई, सी से मुराद है इसकी लंबाई, बी से मुराद है इसकी लंबाई। ठीक है, तो एक फैक्ट जब हमने इसको प्रूफ किया, देखा इस पे जिन लोगों ने काम किया, ज़रा पता ये सारे काम जो है ये समझो तो ये कोई 19वीं सदी से पहले के काम है, सारे लोगों ने किए। तो उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने कहा जाए कि हमेशा साइन ए बाई ए, देखें साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। कहते तीनों आपस में बराबर। क्या मतलब ये निकला कि एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। मिसाल है, ये मिसाल है हमारे पास 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और इस साइड की लंबाई, मिसाल है इसकी साइड की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है ना। जब आप 60 डिग्री दे देते हैं साइन को, 60 डिग्री आप किसको दे देती हैं, साइन को, तो ये बन जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाई ये बन गया 7। अब साइन 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। इसकी वैल्यू जो है ये बन जाती है √3/2, 2 नीचे आ गया, 7 ये हो गया √3/14। √3 को अगर आप कैलकुलेटर पे निकालें तो 1 पॉइंट समथिंग नीचे 14 से डिवाइड हो गया। मैं वैसे लिख रहा हूँ, ये मैं ऐसे तुक्के पे लिख रहा हूँ, ये मैं मतलब कि मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ। मिसाल इसका जवाब आ गया हमारे पास 0.1374, या मिसाल के तौर। तो इस रेशियो की यानी साइन 60 यानी इस एंगल का और उसके ऑपोजिट साइड का बीच में जो रेशियो है वो आ गया इतना। अगर आप ये एंगल नापें, ठीक है, ये साइन बी ये नापें और इस एंगल को आप बी से डिवाइड कर दें तो उसका जवाब भी यही आएगा। और फिर आप इस एंगल को नापें, साइन के हवाले कर दें और उसको फिर आप इस सी की लंबाई से डिवाइड कर दें, इन तीनों को जवाब सेम आएंगे। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ साइंस। तो उसने वही लिखा कि साइन ए बटा ए इक्वल टू साइन बी बटा बी इज इक्वल टू साइन सी बटा सी। तो ये इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ साइंस। इसका मैंने जिक्र आपको यहाँ पर मैंने कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, एक और आपके पास आ गया है लॉ ऑफ कोसाइन। ये भी देख लें। लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास आपको ये कहता है कि मिसाल के तौर पर आप लॉ ऑफ कोसाइन भी 3 है। जैसे ये लॉ ऑफ साइन बेसिकली 3 है, ये 3 है देखा जाए तो। देखें वो ऐसे है, ये ऐसे है, दिस इक्वल टू दिस एक, दिस इक्वल टू दिस एक और हो गया, दिस इक्वल टू दिस एक और हो गया। समझ आई नहीं आई? यही हाल जो है लॉ ऑफ कोसाइन का भी है। लॉ ऑफ कोसाइन आपको ये कहता है, मिसाल है आप पास ये ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। इसको आपने कह दिया सी, इसको कह दिया बी, इसको कह दिया आपने ए। ठीक है, तो लॉ ऑफ कोसाइन आपको ये कहता है इसको 3 बनते हैं तो वो ये बन जाएगा। देखें मिसाल है, आप कहते हैं, चलो मैं मिटा देता हूँ लॉ ऑफ कोसाइन। आप ये ए ले लें,
ये क्या इस साइड लंबाई है कि नहीं, लंबाई है, तो इसका आप स्क्वायर कर लें। आपने कर दिया ए स्क्वायर, तो ये हमेशा बराबर होगा ए स्क्वायर, ये किससे बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी बाकी जो दो बच गए हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। देखिए वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यानी देखा जाए तो बी माइनस सी होल स्क्वायर का मुरब्बा बन रहा है, स्क्वायर वो फार्मूला बन रहा है। लेकिन यहाँ पे खाली ये रुक नहीं जाता, इनटू साथ यहाँ पे हो जाएगा कोस ए, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोस, वो ये बन जाएगा, ये एक ला हो गया। अगर आप बी लेते हैं, ये बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस ए और सी के बीच में एंगल है वो बी है, तो यहाँ पे हो गया कोस बी। तीसरा निकालती हैं यहाँ पर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ बीच में आ जाएगा कोस सी। ये लाभ को साइन है, ये हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको लगाते हैं। प्रूफ इसके किताबों में पढ़े हुए हैं, ठीक है। इस लेवल पे आपको नहीं पता, जो लोग सीखना चाहते हैं इस प्रूफ को पढ़ें और समझें, देखें वगैरह वगैरह, समझ पड़ी पड़ी आपको। इससे आगे पैराग्राम लॉ है, पैराग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है, ये भी मैंने इस पर बहस की हुई है। तो ये सारा पेज नंबर 9, 10, 11, ठीक है, 11, ठीक है ना, कर सकते नहीं कर सकते, इस तक आप इसको पढ़ें सारे। तो ये फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग तकरीबन समझ लेते हैं, जो आपको मैंने पहला पैकेट दिया हुआ है ना, ये सारा आप पढ़ कर आएँ, पूरा पढ़ कर आएँ, और उसमें जो आपको सवाल ना आए तो आप उसे पूछें, फिर उसको आगे जाकर मैं आपको इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा। ये सेकंड पैकेट यानी 16 नंबर पेज तक आपको मैं काम दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें आपकी जाने पहचानी हुई हैं, तो पेज नंबर 16 तक आपको मैंने काम दे दिया। उसके बाद आगे ये 17 नंबर पेज के ऊपर मैंने इन रिजल्टों को फिर अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी।